Hello everyone, this is Sonia Singh and a very warm welcome everyone on the channel. I hope my voice is completely clear everyone और सब कुछ audible है, visible है. एक बार आप बता सकते हैं so that we will start the session now. ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस का आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे पार्ट 3 सेक्शन में. इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 हम दोनों कर चुके हैं. पार्ट 1 पार्ट 2 का जो भी सेक्शन हमारे पास अवेलेबल है उसको प्लेलिस्ट में जाकर के बिल्कुल आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वहाँ से भी जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन. जनरल अवेयरनेस में आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं पहले हम उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की चीज़ों के बारे में बात करेंगे. सी जनरल अवेयरनेस में जैसा कि आप सबको पता है कि मिक्स ऑफ द टॉपिक्स होते हैं, कोई फिक्सेशन नहीं होता है कि हिस्ट्री के सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे या पॉलिटी से सवाल ज़्यादा आएंगे. करंट वाला सेक्शन थोड़ा बहुत कवर किया जाता है, वर्ल्ड ऑनर्स, देन ज्योग्राफी, सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, अगर वहाँ से सवाल आते हैं तो कोई फिक्सेशन नहीं है. बट इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालिसिस एंड रियलाइजेशन कि इसमें से कौन सा टॉपिक आपको कवर करना और कौन सा स्किप करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री का एक सेक्शन जो हमारा नेशनल मूवमेंट वाला है वहाँ से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये नेचर भी होता है कि वहाँ से सवाल हमेशा बनते ही बनते हैं. तो आज कवर करेंगे हम. सेशन को स्टार्ट करने से पहले लास्ट सेशन में मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, तो आज पहले क्वेश्चन ऑफ द डे में उसको कवर कर लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड द सेशन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. कोलेजियम के बारे में बात की थी मैंने, और ये सवाल था कि द कोलेजियम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय द डैश ऑफ द इंडिया. उच्चतम न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए कोलेजियम बनाया जाता है, ठीक है. और भारत में उसको कौन हेड करता है, कौन उसको जो है आगे लेकर के जाता है और डिसीजन मेकिंग्स को प्रोसीड करता है. तो यहाँ पर प्रोबेबली 4 ऑप्शंस थे हमारे पास: प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट एंड चीफ जस्टिस. पहले आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दैट हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, अभी वर्तमान में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है. हालांकि इसके बारे में मैंने जब आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी तो उसमें भी नाम लेते हुए डिस्कस भी किया था. अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको याद भी रहा होगा. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, और हम इसका आंसर देख लेते हैं. इसका जो राइट ऑप्शन है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. डी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश जिसे हिंदी में कहते हैं. सुप्रीम कोर्ट जो बेसिकली होता है, और सुप्रीम कोर्ट में ही इनको अपॉइंट किया जाता है. कॉलेजियम जो कंसिस्ट करता है कुल मिलाकर के, जैसे कि वर्ड से काफ़ी क्लियर हो रहा होगा आपको, एक कोलाज बनता है, एक कोलेजियम की बात होती है, कोलैबोरेशन की बात होती है, कॉपरेशन की बात की जाती है, जहाँ पर हम कुल मिलाकर के 5 जजेस को यहाँ पर अपॉइंट करते हैं, जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं कि भाई 5 जजेस की बेंच है यहाँ पर काम कर रही है ना, ये सारी चीज़ें. तो लाइक द सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट में होता है वैसे हाई कोर्ट में भी ये नियम होता है. ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ये लागू होता है. अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है कि क्या कोलेजियम कंसिस्ट करता है या कोलेजियम जो बनाया जाता है केवल सुप्रीम कोर्ट में बनता है, यहाँ पर हाई कोर्ट में नहीं बनाया जाता, तो बिल्कुल ये गलत होगा. सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में बनाया जाता है, और बिल्कुल दोनों को ही, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, इसको चीफ जस्टिस जो हमारे होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह लीजिए, ठीक है, वही इसको भी आकर के जज करते हैं दोनों में. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी. एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस एज अ मेंबर, 5 में से, जिसमें से कि जो मेन डिसीजन मेकिंग करते हैं वहाँ पर 2 सीनियर जजेस होते हैं जिनको कि अपने काम को लेकर के, अपने चीज़ों को प्रैक्टिस को लेकर के बहुत अच्छी नॉलेज होती है, और एक फाइनल डिसीजन मेकिंग की तरफ जाने से पहले उन 2 जजेस का यहाँ पर डिसीजंस को जो है मान्य माना जाता है. कोई भी ऐसा केस अगर हम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाते हैं तो उसमें जो सीनियर जजेस होते हैं पहले उनकी राय रखी जाती है, मेंशन की जाती है. उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द 3 जजेस होते हैं फिर उसके बाद वहाँ पर चीज़ें शिफ्ट की जाती है. 5 लोगों को मिलाकर के कॉलेजियम बनाई जाती है, जो कि आगे हम सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट में काम करते हैं. ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए. ठीक है, PDF पे भी सही कर लीजिएगा. आई होप क्लियर होगा. तो आज की तरफ बढ़ते हैं. सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट इन विच ईयर. हिस्ट्री का ये सवाल है. पिछला क्वेश्चन हमने जो कवर किया, द क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट से था ये सवाल ही आपका. सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ शिफ्ट करेंगे. 1345
B is 1294, C is 1079, सो 1192 D की यहाँ पर बात हो रही है। सवाल को जब कभी भी सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली फोकस ऑन द क्वेश्चन कि सवाल आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बैटल की लाइन्स हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, और सेकंड बैटल की यहाँ पर बात की जा रही है, पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई है, और दूसरी किसके साथ हुई है ये आपको बताना है, दो लोगों के बीच में हुई है। तो आपको मैं बता दूंगी सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं एक्सप्लेनेशन की बात भी करूंगी, तो आप पहले इसकी बात कर लेते एक्सप्लेनेशन में, फिर कैसे चीज़ें शुरू होती है हम इसके बारे में भी जानेंगे। से जब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के बारे में बात होती है तो कुल मिलाकर के तराइन के 3 बैटल होते हैं, 1, 2 एंड 3। पहले में 1191 में होती है, 1191 में, दूसरी होती है 92 में, तीसरी होती है 1215 में, ठीक है। 1191 का 1191 का वो वाला टाइम फेज है जो आपको नहीं भूलना है कि जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को देखेंगे तो पूरी तरीके से जितने भी राजपूत का एक पूरा कम्युनिटी है या फिर बाकी लोगों की जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के हर कोने में बसती नजर आती है। थर्ड बैटल ऑफ तराइन की अगर बात करते हैं तो 1215 का वो टाइम है जहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम बात करते हैं, जब दिल्ली सल्तनत का ओरिजिनेशन शुरू होता है, ठीक है। तो फर्स्ट तराइन ऑफ बैटल यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद गौरी के साथ और पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है, और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान पहले तराइन बैटल में जीत जाते हैं। ये सवाल नहीं पूछा जाता है आपसे, हमेशा सेकंड से सवाल बनते हैं। सल्तनत जो दूसरे हैं सुल्तान आपके मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में दूसरा भी सेकंड का बैटल होता है जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। थर्ड तराइन का जो बैटल है यहाँ पर वो शमशुद्दीन एंड इल्तुतमिश एंड यल्दौस के बीच में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि थर्ड बैटल ऑफ माफ कीजिएगा तराइन से ये सवाल नहीं पूछा जाता, थर्ड वाले से हमेशा, लेकिन क्योंकि जीएस से कुछ कह नहीं सकते हैं तो शमशुद्दीन विल बी द राइट वन, ये आपको ध्यान में रखना है। इल्तुतमिश की बात क्यों हो रही है 1215 में, बिकॉज मैंने पहले भी बोला कि सल्तनत एरा का वो वाला टाइम फेज है जहाँ पर सल्तनत एरा में कुतुबुद्दीन से शुरू होकर के कैसी चीज़ें ओरिजिनेशन में आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इम्पोर्टेंट अगर देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद लोदी के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद कैसे जो डिक्लाइनिंग की तरफ सल्तनत एरा जाता है और कैसे फिर यहाँ पर मुगल एम्परर का ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन में ये भी जानना बड़ा आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि भाई तराइन में ऐसी कौन से रीजन्स थे जिसके चलते यहाँ पर 3-3 बार तराइन के बैटल्स होते हैं, ठीक है, जान लेते हैं। कॉजेज की अगर बात करते हैं, असर्शन रीजन में, कथन कारक में कई बार डायरेक्टली ये सवाल आपसे पूछ लेता है। तो हुआ क्या था बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल के तराइन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं फर्स्ट की बात करूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। The loss of Bhatinda forced a response from the Delhi army whenever the Prithviraj Chauhan along with his allies led his army into the battle against the Muhammad Gauri, and the battle commenced with an attack by Ghurid archers, जिन्हें हम जो धनुष बाण चलाते हैं आर्चर्स, and who secreted arrows across the Rajput formation, ठीक है। यानी कि भटिंडा को पूरी तरीके से हारने के बाद यहाँ पर दिल्ली की जो सेना ने था ये प्रतिक्रिया दी अपनी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जब उनके हाथ से निकल गया, ठीक है। इसमें यहाँ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी 2 लोग लड़ रहे थे। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के जितने भी कोऑपरेटिव लोग थे, सहयोगी थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि कोई भी हिंदुस्तान की बाहरी शक्ति क्या करके हिंदुस्तान में अपने पावर को एस्टेब्लिश करे। सीधी सी बात है ना। अब अगर आपके घर में कोई आप रह रहे हैं सालों से, महीनों से, है ना, बहुत पुश्तैनी मकान है आपका, 1 साल बाद 2 साल बाद कोई रेंटर आपके मकान में आए और बोले कि मैं तो मकान छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो क्या करेंगे आप, ठीक है। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं नागवारा सा है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, कोई बाहरी आदमी हमारे घर को या देश को कैसे कैप्चर कर सकता है। तो मोहम्मद गौरी का भी कुछ ऐसा ही सीन था। मोहम्मद गौरी के आने के बाद बहुत सारे लोगों में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, क्योंकि मोहम्मद गौरी के पास एक खास चीज़ थी, वो थी उसकी आर्मी, ठीक है। और 1191 और 2 की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त भी हिंदुस्तान में आर्मी में, और इसके साथ साथ अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, चाहे वो पैदल सैनिक हों, चाहे घुड़सवार हों, हाथियों की बात करें, ठीक है, तोपों बंदूकों की बात करें, तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर हमारे पास नहीं थे, और आप सिर्फ सैनिकों के बल पे कोई लड़ाई नहीं जीत सकते, है ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप अकेले जाकर के बिना पढ़े लिखे एग्जाम में बैठ गए और अपने पेपर क्वालिफाई कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रैब द नॉलेज, आपको आना चाहिए जिस पेपर के लिए आप बैठने जा रहे हैं। तो इसके साथ क्या हम समझते हैं
कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैनिक सिर्फ वो नहीं है कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है बंदूक को चलाने की, बंदूक भी तो होनी चाहिए ना, नहीं तो फिर लड़ाई हार जाएगा वो, राइट। तो यहाँ पर लड़ाई की जो शुरुआत होती है घुरीड एक यहाँ पर है तीरंदाजों के हमले से हुई। अब यहाँ पर एक सैनिक वो है जो तोपे, बंदूक, हथियार, कुल्हाड़ी चला रहे हैं, एक वो सैनिक है जो यहाँ पर तीर छोड़ रहे हैं। तो उसमें कितनी सी सिमिलैरिटी है ना। पॉसिबल ही नहीं है कि आप वहाँ पर, क्योंकि आपका पलड़ा हमेशा से हल्का रहा, तो कहीं ना कहीं तराइन के युद्ध में जैसे तैसे तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए, लेकिन 1192 में आते आते मोहम्मद गौरी को ये समझ में आ गया कि राजपूतों में या जो इंडियन मिलिट्री है, मिलिट्री शायद शब्द गलत होगा, बहुत बाद में आता है, आर्मी जो है आपकी या उनके जो इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ मुकाबला करने का राइट अप्रोच क्या है, ठीक है। जिसके चलते सीधी सी बात है मोहम्मद गौरी की जैसे ही सैनिकों की यहाँ पर जो है घेराबंदी होती है, उनको बहुत अपलिफ्टेड किया जाता है इक्विपमेंट्स के साथ, बंदूकों के साथ, भालों के साथ, तीरों के साथ। जाहिर सी बात है कि उनके सामने पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी सेना रही, लेकिन वो वहाँ टिक नहीं पाई क्योंकि उतनी ज़्यादा उनके पास जितने भी सामान थे, ठीक है, गोला बारूदों की कमी बहुत लंबे टाइम तक रही, ठीक है। तो पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरे में वो हारे और मोहम्मद गौरी जीत गया, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज कम्प्लीटली क्लियर एवरीवन। नाउ लेट्स मूव हेड। ये मैंने बता दिया आपको एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन में। रिमेंबर इट एवरीवन, तनाइन द बैटल 2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। बाकी को आप स्किप कर सकते हैं, दिमाग में रखिए, बट इट इज नॉट द इम्पॉर्टेंट वन। नाउ लेट्स मूव हेड इन क्वेश्चन नंबर 43। अगेन सवाल आप देखेंगे हिस्टोरिकल फॉर्मेट से, मोहम्मद गौरी से सवाल पूछा गया है। कह रहे कि मोहम्मद गौरी का जो सबसे पहला आक्रमण था, ठीक है, वो कब हुआ था। हम यहाँ पर तराइन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब हुआ था? 1287, 1475, 1089, 1197, सॉरी 1175। अब यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा अपने दिमाग को 365 के एंगल पर लेकर के जाने की ज़रूरत है। हमने यहाँ पर तराइन का जब बैटल देखा, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मोहम्मद गौरी का एक बहुत अच्छा एक रोल इंटरप्शन देखने को मिलता है। तो पहला अटैक मुल्तान की तरफ होता है। ये इंडिया का मैप आपको नज़र आ रहा होगा हिंदुस्तान का, ठीक है। मैं सिर्फ ऊपरी सेक्शन को डिस्कस करूँगी यहाँ पर। ये जो भी रीजन है आपका नॉर्थ वेस्ट का जितना भी सेक्शन है जहाँ पर अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान है, बिल्कुल जितनी भी ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आती हुई जितनी भी पावर्स आपको दिखेंगी यहाँ पर, ठीक है। और ये जितना भी है ये आपका अपर गैंगेटिक रीजन है, ये आपका लोअर गैंगेटिक रीजन है, जितना भी चीज़ों को आप देख पा रहे हैं। तो मुल्तान से तक अटैक करना मोहम्मद गौरी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है, इजी टास्क था उसके लिए। दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा जब कभी भी आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को बहुत ध्यान से पढ़ें। हिंदुस्तान में दो तरह के से हमेशा अटैक होते रहे हैं। जब कभी भी आप नॉर्थ वेस्ट के फ्रंटियर से यहाँ पर हिंदुस्तान में अटैक करेंगे तो आपका हब ऑफ अटैकिंग एरिया होगा दिल्ली का रीजन, पूरा यमुना वाला रीजन, ये वाला, ठीक है, ये वाला मैप क्लियर होगा आपको, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप कोशिश करेंगे वेस्टर्न पार्ट से अटैक करने की हिंदुस्तान के ऊपर, तो आपका सेक्शन ऑफ अटैकिंग एरिया होगा ये वाला पार्ट, जिसमें आपका राजस्थान है, गुजरात है। जैसे आप सबको पता है कि सोमनाथ मंदिर को बहुत बार लूटा गया था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक रीज़न ये देखने को, एक रीज़न यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है यहाँ पर, जो पहले यहाँ पर पढ़ लेते, जो आपका शिहाबुद्दीन उर्फ मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी थे 11वीं शताब्दी के आसपास, अफगान सेनापति थे, ठीक है। और सेनापति की क्षमता में उसने अपने भाई गयासुद्दीन गौरी के लिए भारतीय महाद्वीपों पर गौरी साम्राज्य का बहुत लंबा विस्तार किया और उसका सबसे पहला आक्रमण मुल्तान पर था, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। कब तक रहा और उसने कब तक यहाँ पर रूल किया? 1173 से लेकर के 1206 तक उसका ये अटैक जो है रूलिंग टाइम पीरियड रहा अफगानिस्तान में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ये आप देख पा रहे होंगे। सो मोहम्मद गौरी का जो सबसे फर्स्ट जो अटैक था वो 1175 में था, ये आपको ध्यान में रखना है, जो यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ आपको, ये वाला डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। और उसने 1173 में से लेकर के 1206 तक का, ध्यान रहे जैसे ही 1206 में मोहम्मद बिन गौरी का यहाँ पर टाइम पीरियड समाप्त होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का यहाँ पर एक सक्सेसर के तौर पर उसको अपॉइंट किया जाता है दिल्ली में। और उसके बाद आप देखिए कि 1206 से लेकर के टिल द टाइम फेज ऑफ द बिगनिंग ऑफ द मुगल एरा 1526 तक, उससे पहले जब तक कि लोधी साम्राज्य खत्म नहीं हो जाता है, सैयद्स खत्म नहीं हो जाते हैं,
तब तक यहाँ पर सल्तनत एरा की जो विरासत है वो कायम रहते। तो बहुत लंबा टाइम पीरियड, ऑलमोस्ट 300 से 350 सालों का टाइम पीरियड यहाँ पर कवर करते हैं, यहाँ पर दिखते हैं। नाउ लेट्स मूव हेड। ये है आपका गौर साम्राज्य जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। पहला अटैक हुआ था 1175 में, अफगानिस्तान में लंबे टाइम तक रहा। ये इस रीजन की मैं बात कर रही थी। ये देखिए, ये आपका कंप्लीटली कौन सा रीजन है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट का रीजन है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के नाम से भी इसको जानते हैं। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ये है आपका अपर गंगेटिक रीजन, ऊपरी गंगा के मैदान, जिसको हम दूसरी भाषा में गंगा यमुना दोआब के नाम से भी जानते हैं, जो आपका लाहौर का रीजन है, दिल्ली का रीजन है, अजमेर है, मुल्तान है। खैर मुल्तान इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया नाउ, तो लाहौर भी ऑब्वियसली नहीं है, पुराना मैप है आपका, तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा और शिफ्ट करेंगे, दिस इज ऑल अबाउट द गंगा रीजन, जो आपका लोअर गंगेटिक रीजन है, जो कि हाईली फर्टाइल है, हाईली रिच है, हाउ इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये मैप समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से जिन जिन लोगों ने अटैक किया है, उनका राइट ऑफ अटैकिंग एरिया कौन सा है, ये लाहौर, मुल्तान, दिल्ली। और जिन जिन लोगों ने यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट से अटैक किया है, उनका जो अटैकिंग एरिया रहा, ये वेस्टर्न पार्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम हिस्ट्री। कह रहे हैं कि हु अमंग फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सैयद रूलर ऑफ दिल्ली। अगेन सल्तनत एरा की बात कर रहे हैं। 2006 में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सल्तनत एरा की शुरुआत की गई, और उसके बाद ये जो सिलसिला है थमा नहीं, और सैयद रूलर्स के बारे में बात की जा रही है, जो कि सल्तनत एरा के सबसे लास्ट एज अ रूलिंग कह सकते हैं कि डायनेस्टी के तौर पर काउंट किए जाते हैं। तो सबसे लास्ट रूलर कौन था उनका, माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट रूलर कौन सा था, और मुबारक शाह, आलम शाह, मोहम्मद शाह या खिज्र खान, ठीक है। इसमें से सैयद का जो देखिए रूलिंग टाइम पीरियड था उनका बहुत अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन कह सकते हैं कि ठीक ठाक टाइम पीरियड निकाल ले गए वो अपना, ठीक है। तो पहला इन्होंने पूछा है स्लेब, पहले सल्तनत एरा को अगर आप समझेंगे, सैयद एरास की हम बात करते हैं, तो खिज्र खान तो सबसे पहले इनके फर्स्ट रूलिंग टाइम पीरियड थे, जो कि आपका ये क्वेश्चन का आंसर है। डी ऑप्शन विल बी द राइट वन। नाउ खिज्र खान के बाद आपसे या तो पहला पूछेगा पेपर में, या तो आखिरी पूछता है, बीच का नहीं पूछता है कभी भी। तो अलाउद्दीन आलम शाह, हालांकि कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन कई बार मैच द फॉलोइंग में, या ऐसा लगता है कि भाई पेपर का पैटर्न जो है अगर बहुत आपको दिमाग नहीं तो पूछ भी लेता है, तो आप ध्यान रखिए। अलाउद्दीन खिलजी से याद रखना, अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो सैयद डायनेस्टी के सबसे आखिरी रूलर थे, ठीक है, सैयद डायनेस्टी के। ये तो रूलर रही सैयद डायनेस्टी की। अगर आपसे सबसे आखिरी रूलिंग डायनेस्टी पूछी जाए तो वो था लोधी डायनेस्टी, ठीक है। इब्राहिम लोधी के साथ 1526 में पानीपत में यहाँ पर लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोधी की, जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है और साथ में बाबर जीतता है, और उसके बाद से 1526 के बाद से यहाँ पर मुगल एरा का एस्टेब्लिशमेंट शुरू होता है हिंदुस्तान में। तो 1206 से लेकर के 1526 तक का जो टाइम पीरियड है, जो अभी भी मैं डिस्कस कर रही थी कि 350 सालों का ये टाइम पीरियड है, जहाँ पर स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम सल्तनत एरा के नाम से भी जानते हैं पूरा डायनेस्टी को, ठीक है, कुतुब डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो खिलजी डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। माफ़ कीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। एंड तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक की हम बात करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो मोहम्मद बिन तुगलक है उससे हमेशा उसके कॉइन से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं आपसे। अलाउद्दीन खिलजी से हमेशा उसकी मार्केट पॉलिसी के बारे में सवाल पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक सवाल रजिया सुल्तान के ऊपर हमेशा बन जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, राइट। तो ये तो बात रही जो आपको ध्यान में रखना। सैयद डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर खिज्र खान, आखिरी सल्तनत एरा का डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इन विच ईयर वॉज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट इन इंडिया प्रोम्युलेटेड। ये कह रहे हैं इकोनॉमिक्स का ही सवाल है, रेवेन्यू एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, ठीक है, प्रख्यापित की हम बात कर रहे हैं। CBR के नाम से भी सवाल कई बार पूछा जाता है, ठीक है, CBRA, तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट। तो कब लागू हुआ था ये, ठीक है, देख लेते हैं। ये सबसे पहले होता क्या है, टैक्सेशन की जब हम बात करते हैं, आंसर भी मैं बता दूंगी आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको आंसर जानने की बहुत जल्दी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिन सवालों को पढ़ रहे हैं कम से कम उनसे एक अच्छी कमांड आपकी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है।
नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज कर दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन में से सवाल पूछ लिए जाते हैं और उसके बाद फिर आपको लगता है कि अरे ये तो सिलेबस से बाहर की चीज़ है। ठीक है, तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो हमेशा आपको कहा है कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट अ स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क हर कोई कर रहा है, बट आप कितना स्मार्ट बन के चीज़ों को यहाँ पर माफ़ कीजिएगा मूव हेड करके लेके जा रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेपरेट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन एंड फॉर वन इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम्स एंड टू अमेंड द सर्टेनिटी की बात की जा रही है। ठीक है, सर्टेनिटी की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि वो अमेंड भी कर रहा है बट वो सर्टेन भी है। और किस पर्पस के लिए? जहां पर आप अपनी पावर्स को क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं और इम्पोज क्या कर रहे हैं, ड्यूटीज को। कौन कहता है? ये बोर्ड कहता है। ठीक है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। यानी कि रेवेन्यू जो सेंट्रल रेवेन्यू बोर्ड है आपका, अलग अलग राजस्व बोर्डों के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, और ऊपरी जो सबसे बड़ी ये बोर्ड है वो ये तय करती है कि कितना यहाँ पर टैक्स लगाना है। जैसे हम जीएसटी की बात करें, वैट की बात करें, होता है ना, सेंट्रल जीएसटी क्या है, स्टेट जीएसटी क्या है, बहुत चर्चा में भी रहा पिछले 1-2 सालों से। ठीक है, मोनेटाइजेशन के बाद से। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। द टर्म है जो आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया, साइंस का एक क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। राइट, माइक्रोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? ये पूछा है आपसे, जो इनके जनक के नाम है, जिन्होंने ये नाम दिया है उनको। ठीक है, पहले जानते हैं कि माइक्रोकॉन्ड्रिया होता क्या है, उसके बाद बात करेंगे आंसर की। जे सॉल्क, कार्ल बेंड्रा, देन चार्ल्स लेवेंड्रा, उसके बाद है यहाँ पर एंटोनी वेन लियोवेनहॉक। ठीक है, तो क्या इसमें से सही हो सकता है आपके लिए, ये आपको देखना है। माइक्रोकॉन्ड्रिया पहले होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। ये इमेज क्लियर होगी आपको स्क्रीन के ऊपर, पहले इसको देख लेते हैं। एक डीएनए की बात की जा रही है। ठीक है, डीएनए की बात की जा रही है, जहां पर आप देखिए कि इनर मेम्ब्रेन भी है, उसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन भी है। ये जो आपको ग्रीन कलर का पार्ट नजर आ रहा है, येलोइश, जो एक सिम कार्ड की तरह नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये है आपका इनर, ये जो स्काई ब्लू कलर का है ये है आपका इनर मेम्ब्रेन, और जो ये बाहर का पार्ट है आपका येलो जो आउटलाइनिंग है, ये है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब मेम्ब्रेन से क्लियर होगा आपको कि मेम्ब्रेन किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और डीएनए क्या है जी, जो आपको इसके अंदर नजर आ रहे हैं वो माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पाया जा रहा है वो आपका डीएनए है। ठीक है, और ये है आपके ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, थक्के होते हैं, जिसका ब्लड क्लॉटिंग के नाम से भी जानते हैं, तो आपको ग्रेन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, और ये आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, जो कि स्पेस क्रिएट करता है किसी चीज़ के बारे। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने किसी एक ऐसे मोल्ड में कोई चीज़ डाली और आपका आउटर सरफेस अभी भी खाली है, तो वो आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, कि मेम्ब्रेन तो है लेकिन स्पेस क्या इंटरनली अभी खाली है। ठीक है, तो देखते हैं कि है क्या ये। जब कभी भी आप मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं, तो एक ये झिल्ली होती है, जैसे किसी चीज़ को प्रोटेक्शन देती है कोई चीज़, बिल्कुल वैसे ही। और बिल्कुल मेम्ब्रेन क्या है, यहाँ पर बंधे कोशिकाओं के अंग, यानी कि बाउंड सेल जो होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, सेल की फॉर्मेशंस होती है जो कोशिका की जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को शक्ति देने के लिए आवश्यक है ना। अगर आपके बॉडी, अगर ब्लड्स के अंदर मेम्ब्रेन और अगर सेल्स की कमी होती चली जाएगी, तो कभी भी आपकी जो कोशिकाएं होंगी उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक चीज़ें फील नहीं होंगी आपको। ठीक है, एंड केमिकल एनर्जी नीडेड टू पावर द सेल्स, बिल्कुल जैसे किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल आपको बल्ब जलाना है और आपको यहाँ पर स्विच तो ऑन करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपको जितनी ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी उतनी ज़्यादा इन सेल्स की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। और केमिकल एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस क्या करती है, यहाँ पर माइक्रोकॉन्ड्रिया को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है। और एटीपी को यहाँ पर स्टोर करती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के तौर पर। मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ, ये है आपका एटीपी। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स की यहाँ पर बात की जा रही है, इसको ये स्टोर करती है। ठीक है, जो कि हेल्प करती है आपको और भी ज़्यादा एनर्जी देने में। और यहाँ पर एटीपी है क्या, एटीपी यहाँ पर एडेनोसिया, और उसके बाद एडेनोसिया के बाद यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट की बात करता है। अगर इसके पूरे के पूरे सेगमेंट को हम दोबारा से भी अगर जान ले, तो एटीपी कहीं ना कहीं मदद करता है बाउंड सेल्स को ऑर्गेनाइज करने में और उसको और भी ज़्यादा एक्टिव बनाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। बुग्याल्स के बारे में बात की जा रही है।
कह रहे हैं कि बुग्याल्स, यहाँ पर भी बुग्याल्स है, मैं लिख देती हूँ हिंदी में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बुग्याल्स आर हाईली एल्टीट्यूड मिडॉन्स एंड पैस्चर्स। पैस्चर्स वहाँ पर होते हैं जो चारागाह होते हैं, जहाँ पर आपके जानवर चरते हैं, या पैस्चर्स जिसको हम खाली मैदान भी कहते हैं। कह रहे हैं कि इन द हिमालयन स्लॉप्स, राइट, एंड इन विच स्टेट वुड यू फाइंड द मोस्ट? असम में, तमिलनाडु में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ऊंची पहाड़ियों के ऊपर, कई बार आपने देखा होगा दूर से जितने भी हिल स्टेशंस होते हैं वहाँ पर आपको बर्फ़ भी नज़र आती है, थोड़ी सी ग्रीनरी भी नज़र आती है, ठीक है। उस ग्रीनरी की बात की जा रही है, क्योंकि जितने भी आपके पास ठंडे इलाके होंगे, उन ठंडे इलाकों में हमेशा आपको वो जानवर मिलेंगे जो कि बहुत लंबे टाइम तक क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। उनके शरीर पर ज़्यादा बाल होंगे, वो ठंड से हमेशा बचे रहेंगे, ठीक है। भारी भरकम दिखते हैं और थोड़े डरावने भी दिखते हैं, राइट। तो बिल्कुल उसी की बात की जा रही है। तो कह रहे हैं कि हिमालयन स्लोप्स, अब यहाँ पर असम, तमिलनाडु, सिक्किम, उत्तराखंड की बात की जा रही है ना। तो हिमालय जो आपका हिमालयन रीजन है, स्लोप्स हैं, उनकी लोकेशन कहाँ आपको नज़र आती है? सवाल को अगर हम ढूंढने समझने की कोशिश करते हैं तो कहाँ पर नज़र आती है, ये आप देखेंगे। तो बुग्याल्स सारा अल्पाइन पास्चर लैंड्स होते हैं, ठीक है। हाई एलिवेशन, ये आप देख पा रहे हैं जो इमेजेस को, ये होते हैं बुग्याल्स, टर्म यूज़ करते हैं बुग्याल, ठीक है। जो उत्तराखंड का जितना भी आपका रीजन है, हिमालयन रीजन का, मैंने क्या बोला आपको, हिमालयन रीजन का, तो आप पकड़ सकते थे जवाब को। 4000 मीटर से लेकर के 13000 मीटर तक के बीच में ऊंची ऊंचाइयों के ऊपर अल्पाइन चारागाह पाया जाता है, जहां उन्हें प्रकृति का अपना उद्यान कहा जाता है, यानी कि उनको कोई लगाता नहीं है, नेचर अपने आप उसको प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और उस भूभाग की स्थलाकृति या तो समतल है या ढलानदार है, या तो बिल्कुल प्लेन होगी या तो बिल्कुल ढलान वाली होगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर होगी या तो बिल्कुल प्लेन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। उत्तराखंड के बारे में बात करें, सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नाउ 48 की बात कर लेते हैं। डंकन दर्रा कहाँ पर है? गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। डंकन दर्रे की बात की जा रही है, कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। गोवा में है, तेलंगाना, एपी एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान आइलैंड का ये जो मैप आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, अंडमान सी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये है आपका निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये नॉर्थ अंडमान है कम्प्लीटली, ठीक है। इसको लिटिल अंडमान के नाम से जाना जाता है। ये पोर्ट ब्लेयर है, लोअर अंडमान, देन मिडिल अंडमान, यानी कि आप पूरे एक जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं उनके शेप्स को आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये आपका ग्रेटर निकोबार और ये है लिटिल निकोबार, यानी कि दोनों का सेगमेंट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, आपको बताना है कि इसमें से डंकन कहाँ पर आकर के एस्टेब्लिश होता है। कि जो मैप आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ये है आपका डंकन पैसेज, ठीक है। एक पास है, पास देते हैं चीज़ों को, तो आप वो देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल एकदम साइड में है, ठीक है। अंडमान जो सी है आपका, गल्फ ऑफ थाईलैंड से थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल पास में है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल पास में है और बैंकॉक के बिल्कुल नीचे है ये, ठीक है। और अंडमान के बिल्कुल इसी वाले सेक्शन में ये वाला जो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर डंकन जो आपका पास है वो नज़र आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर है, ठीक है। इस मैप में क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। आइलैंड के बिल्कुल नीचे। और ये क्या करता है, ये स्ट्रेट कनेक्ट करता है किसको, वाटर बॉडी को, बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी को। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अगर डंकन पैसेज का अगर कनेक्टिविटी खत्म हो जाए तो आप देखिए कि कितनी भी ज़्यादा नेवल एक्टिविटीज़ जितनी भी हमारी ज़्यादा रहेंगी, ठीक है, वो उतनी ज़्यादा ही इम्पेक्टेड नज़र आएंगे, यानी कि आप दूर दराज के इलाकों के साथ नेविगेशंस के थ्रू ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसका दूसरा काम क्या है, ये सेपरेट करता है किसको, कौन सा है, ग्रेटर अंडमान और लिटिल अंडमान को। जैसे मैं इसको अगर बात करूं, ग्रेटर अंडमान है ये वाला, नॉर्थ वाला आपका, दिस वन, और ये है आपका लिटिल। बीच में कौन है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर आपका डंकन पैसेज है। बीच में से अगर निकल जाते हैं तो ये बीच वाला जो सेक्शन है इसको कहीं ना कहीं डिवाइड करता नजर आता है, ठीक है। तो दोनों को आपस में बराबर के हिस्सों में बांट रहा है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जितने भी नेविगेशंस वाले हमारे काम है वो आपको रुक जाएंगे दिखते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। डैश टेम्पल इन कर्नाटका इज द मोस्ट एक्स्ट्रावेगेंट आर्किटेक्चरल शोपीस ऑफ अ हम्पी।
ठीक है, हम्पी के बारे में बहुत बार सवाल आपसे पूछा जाता है, हम्पी विजयनगर आपको ध्यान में आ रहा होगा। तो कह रहे कि कर्नाटक में डैश मंदिर सबसे भव्य है, ठीक है, और हम्पी का वास्तुशिल्प शोपिस, क्या नाम है उस मंदिर का? मीनाक्षी टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, विठल टेम्पल या अक्षरधाम टेम्पल, ठीक है। तो ये आपको बताना है। अक्षरधाम मुझे लगता है कि तकरीबन सबको इसके बारे में आइडिया होगा, तो वहाँ तक जाने की ज़रूरत शायद नहीं है। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कर्नाटका की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अक्षरधाम टेम्पल 2 ही हैं हमारे, एक गुजरात में है और उसी की दूसरी कॉपी बनी है दिल्ली में, ठीक है। तो डी ऑप्शन तो वैसे हट जाएगा, बचा लिंगराज टेम्पल, मीनाक्षी और विठल टेम्पल। तो देखते हैं यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, ये देखिए सबसे ज़्यादा हम्पी का जो सबसे असाधारण वास्तुकला शोपेश है वो है विठल मंदिर, ठीक है। और इस नज़ारे को कोई भी शब्द नहीं समझा सकता। और जो इस मंदिर का पूरा परिसर है बीच वाला, ठीक है, दीवार में प्रवेश टावरों के साथ एक विशाल परिसर के रूप में बनाया गया है। यानी कुछ इस तरीके का मंदिर है, यहाँ पर टावर्स लगे हैं बड़े बड़े, ठीक है, बहुत ओपन जैसे ज़मीनें होती हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर बनाया गया है, काफ़ी खुला है, जैसे आपको इमेज में यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो आप देखिए कि कितने बड़े बड़े पिलर्स के थ्रू बनाया गया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये टच देते हैं मॉडर्न आर्ट कल्चर को, सन टेम्पल की तरह कुछ कुछ नज़र आ रहा होगा आपको, बट दिस इज़ द विठल टेम्पल जो आप देख पा रहे हैं, कर्नाटका में है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना, ये मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। कैलाश टेम्पल इन द डैश केव्स द लार्जेस्ट रॉक कट मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड, एलिफेंट, अजंता, एलोरा एंड कालरा। कह रहे हैं कि डैश गुफाओं में स्थित मंदिर सबसे बड़ा रॉक कट है दुनिया में, कौन सा है? कैलाश टेम्पल की बात की जा रही है। तो ये टेम्पल है आपका जो देख पा रहे हैं, इसके मंदिर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि एक सिंगल पहाड़ को काट करके इसको बनाया गया है, ठीक है, सिंगल पहाड़ को तराशा गया है। ये नहीं है कि कभी यहाँ बना लिया कभी वहाँ बना लिया, एक पहाड़ को पकड़ा और उसको काट डाला, राइट। एंड दिस इज अ कैलाश टेम्पल, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, सबसे कह रहे हैं कि ये जो है गुफाओं में स्थित मंदिर है, तो सबसे बड़ा रॉक कट दुनिया में स्मारक कौन सा है? एलिफेंटा, अजंता, कालरा की गुफाएं आपने बहुत बार सुना होगा, या एलोरा है, ठीक है। कैलाश टेम्पल एट एलोरा, कहाँ पे है? एलोरा में, ठीक है। अजंता एलोरा आप सबने सुना होगा, लेकिन कैलाश टेम्पल पर्टिकुलरली एलोरा में है, ये ध्यान में रखिएगा। सवाल पूछ लेता है कि किसने बनवाया है, राष्ट्रकूटों ने बनवाया है, डायनेस्टीज ने, एज अ टेम्पल फॉर लॉर्ड शिवा। कैलाश से ही नाम काफ़ी हद तक क्लियर है कि शिव का मंदिर बनवाया गया है। और इट वॉज अ मेंट टू बी अ लुक लाइक अ माउंट, जहाँ पर एक मैंने जो शुरू में बताया कि पहाड़ को काट करके बना दिया गया, मिस्टिकल अबॉर्ड ऑफ अ शिवा। एंड द कैलाश टेम्पल इज अ स्टैंड अलोन मल्टी स्टोरेड टेम्पल कॉम्प्लेक्स मेड टू लुक लाइक अ माउंट कैलाश। पुरानिक जो होम है आपके भगवान शिव के, जिनको हम बोलते हैं कैलाश पर्वत पे रहते हैं, बहुत सारी पुरानी कथाओं में आपने जो है टीवी सीरियल्स में ये शब्द सुना होगा, बिल्कुल वैसे ही नज़र आता है। तो एलोरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ये आप देख पाएंगे दिस वन। नाउ 51 को देखेंगे। विच इंडियन स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सी पोर्ट्स, ठीक है। तमिलनाडु है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। सी पोर्ट के बारे में बात की गई है, तो एक चीज़ यहाँ पर एक कॉमन आपको नज़र आ रही होगी कि जितने भी आपको यहाँ पर नाम नज़र आ रहे हैं, सबके कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है कि सबके ही सब कोस्टल रीजन में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। सबके सभी यहाँ पर कोस्टल रीजन्स में काउंट किए जाते हैं। मैं इस क्वेश्चन को एक बार और देखूंगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ सी पोर्ट्स ही पूछा गया है आपसे, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ओके। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पोर्ट, अगर मैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले, हालांकि इसका जो राइट आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र, दिस वन, ठीक है। महाराष्ट्र इज द राइट वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से यहाँ पर पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। मुंबई पोर्ट ये रहा आपका जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, मारगोवा पोर्ट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट है, कोच्चि पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट है, ठीक है। ये वाला जितना भी सेक्शन आप कवर कर पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए बे ऑफ बंगाल बिल्कुल यहीं पर है, ठीक है, राइट। ये आप जो देख पा रहे हैं विशाखापट्टनम पोर्ट, कामाराजा पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और बी चिदम्बरम पोर्ट।
कई बार ये कामाराजा पोर्ट से भी सवाल डायरेक्टली पूछ लेता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये भी ध्यान में रखिए, सवाल डायरेक्टली यहाँ से कई बार बन जाता है। आर्टिफिशियल पोर्ट जो कि रेड से लिखे हुए हैं, यानी कि जिनको कि बनाया गया है, और नेचुरल पोर्ट वो वाले पोर्ट है जो कि ऑलरेडी खुद से ही बन गए हैं, जिसके ऊपर स्टेब्लिश हो गई हैं चीज़ें, जैसे दीनदयाल पोर्ट है, यहाँ पर मैंगलोर है, न्यू मैंगलोर है, कोची है, राइट, परादी पोर्ट है। बाकी सारे यहाँ पर आर्टिफिशियली डिलिबरेटली बनाए गए हैं ताकि नेविगेशन ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। 52 क्वेश्चंस को देखेंगे हम यहाँ पर। 52 क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ अ रावी रिवर? ठीक है, कालिंदी, परुषणी, शतुद्री या अक्षिणी। ठीक है, आपको बताना विच वन इज द राइट वन। रावी नदी को यहाँ देख लेते हैं पहले कहाँ है। ठीक है, ये है आपके इंडस। ठीक है, यहाँ पर है आपका ये श्रीनगर, ब्यास यहाँ पर है, चिनाब बिल्कुल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रही आपकी रावी और ये रही आपकी सतलज। ठीक है, जिसको हम बाद में पंजाब के नाम से जानते हैं, 5 नदियों का मेल, पंजाब। ठीक है, मिलाप जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर 5 नदियाँ आपस में मिलती हैं। तो यहाँ पर ये हो गया आपका चिनाब 1, ब्यास 2, रावी 3, सतलज यहाँ पर 4। ठीक है, और ये रहा आपका झेलम 5। क्लियर? तो रावी नदी का यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि विच वन इज द राइट वन, तो क्या है? पुरुषनी। ठीक है, जो कि आप ध्यान रख पाएंगे, ये वाला बी विल बी द राइट ऑप्शन। इसको भी देख लीजिए, सवाल के बाद डायरेक्टली पूछ लेता है। इंडस को सिंधु बोलते हैं, झेलम को वितस्ता बोला जाता है, चिनाब को अस्कनी, रावी को पुरुषनी, ब्यास को विपासा, देन सतलज को सतुद्री और सरस्वती को सुरस्ती। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कह रहे हैं कि ईस्टर्न अफगानिस्तान, मॉडर्न पाकिस्तान, पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी को मिला करके इन कहीं ना कहीं क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नदियों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये तो 5 हो ही गई हैं, जो कि अभी आधी पंजाब में और आधी पाकिस्तान में चली गई हैं। सरस्वती जो कि आपका हरियाणा का रीजन है, इंडस जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कह रहे हैं कि प्लेस लीडर इसमें से कौन सा है जो कि सही यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। संबलपुर है, गंजम है, कश्मीर है, लखनऊ है। तो संबलपुर और गंजम कश्मीर में से सही वाला कौन सा मैच नहीं है? लखनऊ से लियाकत अली है, कश्मीर से गुलाब सिंह, गंजम से राधा कृष्णन, यहाँ पर दंड सेन है, संबलपुर से सुरेंद्र शाही। तो यहाँ पर पहले हम एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। गवर्नमेंट फेटलर्स यहाँ पर क्या है, इसका जो करेक्टली जो मैच नहीं है। ठीक है, अगर मैं करेक्टली बोलूँ कि मैच जो नहीं है, पहले एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन को देख लेते हैं जो कि यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पर देखिए कि जिन्ना की डेथ के बाद पाकिस्तान वाज अंडर द लीडर ऑफ इट्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। कौन थे? लियाकत अली खान। ठीक है, फेस्ड विद न्यूमरस प्रेशर ऑफ फ्रीडरिंग गवर्नमेंट। जैसे ही नई गवर्नमेंट बनती है तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। एंड लियाकत अली खान एस्टेब्लिश नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने ये बनाया और सेटअप किया करेंसी मिल को कराची में, और 1951 में आते आते एसिनिएटेड इन द म्यूनिसिपल पार्क। ठीक है, रावलपिंडी में, और उनका जो लेटर नेम था वो लियाकत बाग के नाम से रखा गया। विद हिज डेथ द गवर्नमेंट बिगिन टू फेल्टर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें से कौन सा मैच नहीं है? लखनऊ से लियाकत अली का कुछ लेना देना नहीं था। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, ये रिपीटेड है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। ठीक है, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। ये रिपीटेड है आपका। एक्सप्लेनेशन, ये आपके महाराजा गुलाब सिंह है, जिनका के नाम आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये है आपका पीओके का जो रीजन है, जो ग्रीनिश पार्ट में आपको नज़र आ रहा है। दिस इज़ द लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी जिसे हम कहते हैं, ये वाला है। ठीक है, ये है कारगिल, जो कि बहुत दुखद घटना है। ठीक है, एंड इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये आप देख पा रहे हैं। दिस इज JNK। ठीक है, टेरिटरी ऑफ जो सीज की गई है पाकिस्तान टू चाइना से 1963 वाली। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, विच एम्परर रॉट द प्ले नागनंदा इन द संस्कृत लैंग्वेज? नागनंदा नाटक किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में लिखा है? पहली बात है नागनंदा भाषा संस्कृत,
किसकी बात की जा रही है? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, बिंदुसार, चंद्रगुप्त टू। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन साम्राज्य से रहे, हर्षवर्धन भी हर्ष साम्राज्य से रहे, बिंदुसार की बात की जा रही है, चंद्रगुप्त टू जो कि खुद मौर्य साम्राज्य से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चंद्रगुप्त टू की अगर बात करते तो एक सवाल यहाँ से ये पूछ लेते हैं कि चंद्रगुप्त टू किस रिलीजन से वास्ता रखते थे? नहीं, ठीक है, ये गुप्ता एम्पायर के चंद्रगुप्त टू हैं। ओके, इनके डेजिग्नेशन से सवाल पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, माफ़ी चाहती हूँ। चलिए, नागानंदा नाटक किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में लिखा था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्षवर्धन, बी ऑप्शन विल बी द राइट वन। ठीक है, तो फैक्ट्स जान लेते हैं क्या क्या है राजा हर्षवर्धन के बारे में। टाइम पीरियड है उनका 606 से लेकर के 647 तक का। एंड हर्षवर्धन यहाँ पर 590 में बॉर्न हुए और थानेसर में सबसे पहले उन्होंने अपना जमावड़ा करना शुरू किया और राजा प्रभाकर वर्धन से स्थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन के यहाँ हुआ था, उनके पिता का नाम था। बिलोंग करते थे पुष्यभूति से एंड ऑल्सो कॉल्ड द वर्धन डायनेस्टी, जो उनके सरनेम के साथ हमेशा लगता रहा है। और हिंदू हु लेटर जो है एम्बैरेस्ड महायाना बुद्धिज्म, पहले वो हिंदू थे, भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, पर धीरे धीरे उन्होंने महायान बुद्धिज्म को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और बाद में वो बुद्धिस्ट कहलाए। एंड ही वॉज मैरिड टू दुर्गावती एंड ही हैड अ डॉटर एंड 2 सन्स। उनके 2 बेटियां और 2 बेटे और एक बेटी रही। और मैरिड अ किंग ऑफ अ वल्लभी वेयर इज हिज सन वर किल्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर। और जो किंग हर्षवर्धन थे, डीड्स वर प्रेज्ड बाय चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर, कौन? जुआंग इन हिज राइटिंग्स ऑटोग्राफ ऑफ अ हर्षा, हर्ष के ऑटोग्राफ की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ह्वेनसांग जो उनके अपने राजा दरबार में आया था। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ह्वेनसांग वाला, कई बार डायरेक्टली पूछ लेता कि ह्वेनसांग किसके दरबार में आए थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। टाइम पीरियड ध्यान में रखेगा 606 से लेकर 647 तक। ये है आपका ऑटोग्राफ ऑफ किंग हर्षवर्धन, ये उनके सिक्कों के ऊपर ये सब चीज़ें छिपवाई गई थी, जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये जो इमेज में नज़र आ रहे हैं आपको कॉइन्स के ऊपर। Now, question number 56. Dash is the human body controls every activity that you perform. Respiratory system, nervous system, digestive system और reproductive system. मानव शरीर जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें सारे फैक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है? आपके सांस लेने का तरीका, आपका जो नर्वस सिस्टम अंदर बना हुआ है जो काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो आपके खाने पचाने का काम करता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके प्रजनन प्रणाली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम की इमेज आप देख पा रहे होंगे। तो नर्वस सिस्टम यहाँ पर एक काफ़ी खास रोल प्ले करता है। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं, जितनी भी नर्व्स होती हैं जो आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को, आपको मैसेज डिलीवर करती हैं, जब आपके माइंड को कॉन्शियस बनाती हैं, जो आपके माइंड को अनकॉन्शियस लेकर के जाती हैं, ये सारा काम नर्वस सिस्टम का होता है। इट्स लाइक अ फिट ऑफ अ मेमोरी इन योर बॉडी। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर के यहाँ पर साथ में कंट्रोल करती हैं आपकी बॉडी को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आप देख भी पा रहे होंगे, सेंसर्स, एक सेंसर्स का काम करती है यहाँ पर बॉडी आपकी। ठीक है, तो सेट पॉइंट यहाँ पर है, ये है आपकी पोजीशन। डिस्टर्ब क्या करता है? मसल्स, बॉडी सेगमेंट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हैं आपके। ये सेंसर्स हैं जो कि यहाँ तक आते हैं, सेंसर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाते हैं, ये मसल्स को यहाँ पर टारगेट करते हैं, ये दोनों आपस में डिस्टर्ब होते हैं बॉडी सेगमेंट्स। ठीक है, उसके बाद ये इसको जा करके सेट पॉइंट पे मैसेज देते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, जैसे कोई मेमोरी, कोई चीज़ आपको याद रखनी है, मगर मैं बोलूँगी हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ था, आपको नहीं याद आ रहा है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें एक आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है जब आप एक बहुत डेप्थ तरीके से चीज़ों को सोचना शुरू करते हैं। सो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है आपका यहाँ पर वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहे हैं कि कर्मा इज अ डांस फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कर्मा जो एक डांस फॉर्म होता है वो किस स्टेट का है? झारखंड का, राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, कर्मा इज अ डांस फॉर्म ऑफ अ स्टेट्स ऑफ झारखंड। ठीक है, ये आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जो डांस प्रैक्टिस है ये बहुत लोग करते नजर आएंगे। अच्छा, ये वाला डांस प्रैक्टिस और बिहू वाला डांस प्रैक्टिस आपको सेम नजर आएगा, लेकिन सेम नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर फेस्टिवल जो कर्मा होता है हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त मंथ चल रहा है तब कर्मा फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। और हम क्या करते हैं यहाँ पर? प्लांट्स करते हैं ट्रीज को। ठीक है, परफॉर्म्ड बाय द, यहाँ पर जो गोंडा ट्राइब्स होती है और बघेज ट्राइब होती है, वो दोनों मिलकर के इसको
परफॉर्म करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं यहाँ पर डांस फॉर्म में झुमकी, ठुमकी एंड छल्लू एंड प्यारी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो आपने देखा होगा जो छोटे छोटे छुनछुने टाइप होते हैं उनके माध्यम से इस म्यूजिक को जो क्रिएट किया जाता है, जिसके धुन पर, रिदम पर ये डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नाउ वी हैव 1 2 3 4 मुझे लगता है कि यहाँ पर मोर ओवर 15-16 डांस फॉर्म्स आपको नजर आ रहे हैं। डांस फॉर्म से कई बार डायरेक्टली सवाल आ जाता है। तो रॉफ डांस कहाँ का है? JNK का। ठीक है, न्योपर डांस लद्दाख का है। लद्दाख जो अब आपकी क्या बन गई है, कमेंट करके बताइए, यूटी है या स्टेट है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, JNK लद्दाख। ओके ना, पुंग चोलम डांस ये मणिपुर में किया जाता है। पंगी डांस HP में किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, छपेली डांस उत्तराखंड में किया जाता है। भांगड़ा इज ऑलवेज मेंशन पंजाब में किया जाता है। बैसाखी ऑलवेज इन पंजाब। ठीक है, लूर डांस हरियाणा में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको कॉस्ट्यूम से भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। घूमर डांस राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, जिसको याद नहीं है दीपिका पादुकोण का नाम याद कर लेना, याद आ जाएगा। ठीक है, तेरह थाली डांस राजस्थान में अगेन किया जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे फेस्टिवल्स में, मेलों में, खैर अब तो ट्रेंड धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जहाँ पर महिलाएं, आमतौर पर महिलाएं होती हैं जो कि अपने सर के ऊपर बहुत सारा भार लेकर के किसी सीढ़ी या रस्सी के ऊपर चलने की कोशिश करती हैं। सो दिस इज नोन एज अ तेरह ताली डांस, राइट। एंड कठपुतली डांस अगेन इन राजस्थान, एंड राजस्थानी फोक डांस अगेन इन राजस्थान। ठीक है, तो सवाल बनते कहाँ से? मणिपुर से पूछते हैं, राजस्थान से पूछेंगे आपसे। ठीक है, और जो आपके अब ट्राइबल एरिया जैसे झारखंड हो गया, मैक्सिमम टाइम सवाल वहाँ से पूछे जाएंगे आपसे, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नाउ द डांस फॉर्म डांडिया, वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड सिनोनिमस विद द नवरात्रि, ओनम, बिहू एंड गणेश चतुर्थी। सो नृत्य शैली डांडिया कहाँ का प्रारंभ है? नवरात्रि का, ओनम का, बिहू का एंड गणेश चतुर्थी का। मुझे कमेंट करके बताओ ओनम कहाँ का फेस्टिवल है? ठीक है, नवरात्रि तो सबको पता ही होगा, गणेश चतुर्थी, ठीक है, महाराष्ट्र इज ऑलवेज देयर। एंड बिहू कहाँ का है? अभी बिहू के बारे में हम लोग बात भी कर रहे थे, तो कहाँ का है? डांडिया हम कब खेलते हैं? डांडिया कहाँ खेली जाती है वैसे? गुजरात का। ये अपने आप में काफ़ी फोक डांस के तौर पर काउंट की जाती है। सो रास और डांडिया दोनों एक ही चीज़ है। एक सोशल रिलीजियस फोक डांस है जो कि ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से? गुजरात से, और ये नवरात्रि के फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है। और मारवाड़ रीजन जो राजस्थान वाला पार्ट है आपका, वहाँ पर भी ये जो है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और ये जो शब्द है रास डांडिया शब्द, ये ओरिजिनेट हुआ है द वर्ड संस्कृत शब्द से। ठीक है, डांडिया जो कि डंडों से खेला जाता है, अभी सबको पता होगा इसके बारे में। और अच्छा, भारतनाट्यम, ये डांस फॉर्म्स आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, भारतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुर, ठीक है, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, शतरिया, ये चीज़ों को भी ध्यान में रखिए, सवाल डायरेक्टली यहाँ से बनते हैं। ठीक है, कहाँ पर किया जाता है? सवाल बनते कहाँ से? भारतनाट्यम कहाँ का है? ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? क्योंकि भारतनाट्यम, कथक और यहाँ पर मोहिनी अट्टम, इन तीनों में बड़ा यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सवाल देख पा रहे होंगे, खास तौर पर कथकली और भारतनाट्यम में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में बात करेंगे। द जॉइंट प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन एंड द कंडेंसेशन कॉल्ड व्हाट? वाष्पीकरण और संघननता की जो संयुक्त प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? वेपोरेशन। ठीक है, और कंडेंस्ड करना किसी चीज को, इन दोनों की सिमिलैरिटी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, चेंजिंग स्टेट ऑफ अ मैटर की जब हम बात करते हैं, जब हम इवेपोरेट करते हैं, ये मान लो कोई लिक्विड है, ठीक है, मान लो आपने क्या किया, गैस पे मान लो आपने पानी चढ़ा दिया, अब पानी खूब उबल रहा है। ठीक है, इवेपोरेट हो रहा है, ये इवेपोरेट होके यहाँ चला गया, इसकी गैस बनी और बाद में कंडेंस्ड हो गया, वापस जा करके मिल गया। देखा होगा आपने, मान लो कोई चीज़ किसी बर्तन के ऊपर, आपने गर्म बर्तन के ऊपर कोई चीज़ बहुत बॉयल हो रही है, आपने सडनली गैस बंद किया और ढक दिया उसको। 2-3 सेकंड के बाद जैसे आप उसको खोलेंगे तो वो जो स्टीम होती है, जो वेपोरेट होकर के बर्तन के ऊपर जमी है, वो धीरे धीरे छोटे छोटे स्मॉल्स ड्रॉप्स में आनी वापस शुरू हो जाते हैं, कंडेंस्ड बन जाता है उसका। जैसे कंडेंस्ड मिल्क का नाम आपने सुना होगा बहुत बार, राइट। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ अ चेंजिंग स्टेट ऑफ अ मैटर। ठीक है, सॉलिड से गैस बनना, गैस से लिक्विड बनना, ठीक है, लिक्विड से गैस बनना और गैस से कंडेंस्ड बनना, ठीक है, और फिर लिक्विड का फिर से फ्रीज होना, फिर से सॉलिड बनना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ।
इंदिरा सागर डैम विच इज द कंक्रीट ग्रेविटी डैम इज लोकेटेड वेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, ओके। इंदिरा सागर डैम विच इज कंक्रीट ग्रेविटी डैम इज लोकेटेड इन वेयर? स्टेट का नाम पूछ रहे हैं। इंदिरा सागर डैम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डैम है, ये आप चीज ध्यान में रखेंगे। इमेज आपको काफी हद तक क्लियर भी हो रही होगी स्क्रीन के ऊपर। तो उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, एमपी में है। ठीक है, इंदिरा सागर बांध की बात की जा रही है। ये अगेन नेक्स्ट इमेज आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ठीक है, कितना बड़ा है और ये कितनी मददगार है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर हिंट कर रही हूँ आपको कि ग्रेविटी डैम की बात की जा रही है तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा नीड यहाँ पर काम करेगी। तो कहाँ पर हो सकता है ये? पोर्ट एरिया को पहले फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल, जितना बड़ा पोर्ट एरिया आपका होगा वहीं पर आपके झीलें, डैम, समुद्र ज़्यादा होंगे, वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस की जाएगी। सो यूपी, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसके अलावा ये जितने भी आपको मेजर डैम्स ऑफ इंडिया नजर आ रहा है, दिस स्लाइड इज अ हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। कौन कौन सा आपको कवर करना है? वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट से कि ये वाला छोड़ दो, ये वाला कर लो, बट अगर एक क्विक रिविजन मैं देखूं, ठीक है, तो आपसे तुंगभद्रा डैम से सवाल पूछता है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद मेटर डैम से सवाल पूछता है जो तमिलनाडु में है। इंदिरा सागर डैम शायद मैंने जवाब दे दिया, एमपी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, जो मैं बात कर भी चुकी हूँ आपसे। ओके, देन सरदार सरोवर डैम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सरदार वल्लभ भाई के नाम से आप याद रखेंगे गुजरात का नाम, जो कहाँ पर है? नर्मदा रिवर पर है। ये स्टेट पूछेगा, रिवर्स बहुत कम पूछता है। तुंगभद्रा रिवर पर जितने भी यहाँ पर डैम्स हैं उसको याद कर जाइएगा, पूछेगा यहाँ से। हीराकुंड डैम बहुत बार पूछता है, उड़ीसा में है। ठीक है, महानदी डैम रिवर के ऊपर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पर तवा प्रोजेक्ट पूछता है, कहाँ लगा है? एमपी में है, ट्रिब्यूट ऑफ नर्मदा के पास है ये। माही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गुजरात में है, माही रिवर पे है। और ये जो चंबल प्रोजेक्ट है आपका, गांधी सागर डैम में है, एमपी में है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर डैम और कोटा डैम राजस्थान और एमपी में है। चंबल पे ये बनाए गए हैं। ये सवाल यहाँ से इस बार बन सकता है आपका। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिस्ट्री का पार्ट है। कह रहे हैं कि विच एम्परर आर्मी डिड महाराणा प्रताप फाइट इन द बैटल? हल्दी घाटी की बात की जा रही है। किसने फाइट किया था? महमूद शाह, हुमायूं, इब्राहिम लोदी एंड अकबर। अकबर तो राइट ऑप्शन है हल्दी घाटी का। सवाल ही कई बार आपसे पूछता है कि क्या क्या कारण यहाँ पर हो सकते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 में हुआ है। और मेवाड़ के जो राजा हैं, ठीक है, महाराणा प्रताप की सेनाओं और अंबर के मानसिंह प्रथम ने के फेवर में लड़ाई लड़ी गई थी। और इसके बाद हालांकि लड़ाई मेवाड़ की सेनाओं के हार के साथ समाप्त हो गई, हार गए वहाँ पर। लेकिन महाराणा प्रताप की जो सबसे खास बात थी कि कभी भी अकबर ने उनको ये नहीं कहा कि ठीक है, अकबर, मुझे लगा कि शायद मैं गलत पढ़ रही हूँ। ठीक है, महाराणा प्रताप मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने बहादुर प्रतिरोध को जारी रखते हुए बच निकले। ठीक है, लेकिन ये था कि अकबर को लेकर के, राजपूताना किंगडम को लेकर के और खास अपना महाराणा प्रताप को लेकर के वो बहुत एक्टिवली बिहेव करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वही डायनेस्टी थी जो कि मुगलों के फेवर में कहीं ना कहीं नहीं झुकी थी। बाकी सबके सब एक पर्टिकुलर फ्रेंडली अलायंस में थे कि भाई हमें लड़ाई नहीं करनी है, हम साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। महाराणा प्रताप बच निकले थे वहाँ से। 1576 में हुआ उन दोनों के बीच में था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। सिग्निफिकेंस क्या था इसका, क्या क्या महत्व था? तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी सिग्निफिकेंट था कि भाई डिस्प्लेड था ये राजपूत एंड द स्मॉल ट्राइब भील्स के बीच में। राजपूतों और छोटी जनजाति जो भील होते हैं, इनके द्वारा प्रदर्शित वीरता के लिए महत्वपूर्ण है। हल्दी घाटी में मिलकर के भीलों ने और महाराणा प्रताप दोनों लड़े, किसके खिलाफ? अकबर के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ। साहस और वीरता का मिसाल है और मुगलों के लिए भी निर्णायक मोड़ था, क्योंकि इसके कुछ समय के लिए मेवाड़ के बाकी हिस्सों में मुगलों के विस्तार को रोक दिया, जिससे कि मूल्यवान सैन्य संपत्ति क्षेत्र की ओर चली गई। नाउ 62 विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज टू द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड? K2। कह रहे हैं कि K2 के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला दूसरे स्थान पर है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी K2 की हम बात कर रहे हैं। पीर पंजाल रेंज है, ईस्ट काराकोरम रेंज है, लद्दाख का रेंज है या जस्कर रेंज है? पीर पंजाल, लद्दाख, पूर्वी काराकोरम, जास्कर।
K2 की हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड में, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी काराकोरम, ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर क्लियर हो रहा होगा। बी ऑप्शन की मैं बात कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड डेडलिस्ट माउंटेन है ये, दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। ये तो 8,611 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की कितनी है ये भी बताइएगा कमेंट करके। ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। पामीर यहाँ पर है, हिंदू कुश की पहाड़ियों के नाम से हम सभी जानते हैं। काराकोरम इसकी हम बात कर रहे हैं, ये आप देखिए हिमालय के बिल्कुल इस तरफ है, राइट साइड में, ठीक है। ये अरावली रेंजेस हैं जिसके बारे में बात करते हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, हिमालय, तिब्बतिन प्लेट्यू, ठीक है। तो इतना दूर नहीं जाएंगे, बस हिंदू कुश के बिल्कुल नीचे काराकोरम है, बिल्कुल उसके नीचे हिमालय है, ठीक है। हिमालय के बिल्कुल लेफ्ट साइड में अरावली पर्वत है, और ईस्टर्न वेस्टर्न घाट तो आप सबको पता ही है। ये जो बीच का जो सेक्शन है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से शुरू करके बिगिनिंग ऑफ द अपर गंगटिक रीजन जहाँ पे शुरू होता है, वो पूरा का पूरा रीजन आपका हिली पार्ट है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये नाम याद रख लीजिएगा, माउंटेन एवरेस्ट। हालांकि मैंने सवाल पूछा बट यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है। सेक्शन एंड नोट्स नहीं पूछेगा आपसे, कितना लंबा है कितना चौड़ा है नहीं पूछेगा, सेक्शन भी नहीं पूछता है, बट आप अपनी नॉलेज के लिए ध्यान में रख सकते हैं। आपसे बस ये पूछ सकता है, पहले 5 को नाम रखिए याद को, ठीक है, माउंट एवरेस्ट का, ठीक है, कंचनजंगा, इन सब का नाम याद रखिए, 3, 2, 5 का, ठीक है। यहाँ से सवाल पूछ लेता है, हालांकि पहले 2 से ही पूछता है कि इसमें से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। अरावली पर्वत रेंज से सवाल पूछ लेता है, ठीक है। K2 के बारे में मैंने बता ही दिया है। तो एक बार जस्ट टेक ए लुक, एक बार आप देख लीजिए उसको सिर्फ, ठीक है। आगे बात करेंगे अलमाती, कृष्णा नदी पर अलमाती बांध परियोजनाओं का एक मुद्दा था किन राज्यों के बीच। अलमाती डैम की हम बात कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट था किसके, कृष्णा रिवर के ऊपर। तो कह रहे हैं कि जो इशू था अलमाती डैम का किन किन स्टेट्स के बीच में था, कर्नाटका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड गोवा। सिमिलैरिटी कौन सा है इसमें शब्द, इसमें कर्नाटका है नहीं है, कर्नाटका है। लेट्स सी द आंसर। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, रिवर कौन सी, तुंगभद्रा, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो कौन सा यहाँ पर डिस्प्यूट खड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना पोथी, हेड ऑफ रेगुलेटर, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये जो डैम का डिस्प्यूट है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वाटर को लेकर के हमेशा इनके बीच में रहता है, बिल्कुल, क्योंकि उसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पर नागार्जुन सागर का डैम भी है, बिल्कुल साथ में पुलिकट वाला भी है, ठीक है, श्री सालम का भी डैम है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा कृष्णा वाटर डिस्प्यूट रहता है कि कृष्णा रिवर का पानी कहाँ कहाँ बढ़ता नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। आंध्र प्रदेश वाले कहते हैं हम नहीं देंगे, कर्नाटक वाले बोलते हैं हम नहीं देंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ पर आकर के मिल भी जाता है, ये वाटर यहाँ से निकलता है और यहाँ पर आकर के मिल जाता है, ये आप देख पा रहे होंगे। सो कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। अलमाती डैम यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का काम करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करता है। कृष्णा रिवर इन द नॉर्थ कर्नाटका, ठीक है, इंडिया विच वॉज कम्प्लीटेड इन जुलाई 2005 में, 2005 में। और अलमाती डैम को हम अपर कृष्णा रिवर प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, UKRP, फुल फॉर्म नहीं पूछेगा आपसे, बस याद रखिए कहाँ का ये विवादित विषय है। और यहाँ पर कृष्णा रिवर वैली जो आप देख पा रहे हैं, इट वॉज एन इश्यू बिटवीन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। ये देखिए, ये रहा, यहाँ पर ये शुरू हो रही है कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश तक ये जा रही है। तो दोनों के बीच में लड़ाई का हमेशा कारण बनता नजर आता है। नाउ विनिंग द लीगल बैटल अगेंस्ट किसके, आंध्र प्रदेश, क्यों, क्योंकि कृष्णा कहाँ से निकल रही है, ठीक है। एंड कर्नाटका वॉज अलाउड टू रेज द हाइट ऑफ अलमाती रिजर्व टू 524 मीटर्स। ये कृष्णा रिवर मैप है जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये कृष्णा रिवर की हम बात कर रहे हैं, दिस इज, ये देखिए यहाँ से निकल रहा है, ये है तुंगभद्रा यहाँ पर, और आकर के यहाँ मिल जाता है ये। 63 Kalhan penned the book named what in 12th century, which is the metrical historical chronicle of the links of Kashmir, ठीक है। तारीख फिरोज शाही, नूर सिपाहर, देन रास्तरंगिनी, पद्मावत। तो बताना है कि कलहन किसके साथ जुड़ी हुई है। कलहन यहाँ पर राइटर का नाम है, कलहन यहाँ पर कलहन ने रास्तरंगिनी लिखी है। रास्तरंगिनी जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है।
एक ऐसी जो है लिटरेचर है जो कि सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लिखी गई, ठीक है, यानी कि एक के बाद चीज़ें लिखी गई थी। ऐसा नहीं कि पहले 9th सेंचुरी के बारे में लिख दिया, फिर 12th के बारे में लिख दिया, फिर 8 के बारे में, फिर 9 के बारे में, नहीं, शुरू से लिखा गया हिस्ट्री उसका, कश्मीर का। तो कल्हन ने लिखी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, डायरेक्टली सवाल भी यहाँ से आता है, ठीक है, ओके, ये आप ध्यान में रखेंगे। पद्मावत किसने लिखी है, जरा कमेंट करके बताइए। ये आप देख पा रहे हो संस्कृत भाषा में है। राज तरिंगिनी का मतलब क्या, तरिंगिनी रिलेटेड विद द रिवर, वाटरवेज के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, जो कि हिस्ट्री कश्मीर का है और सिंथेसिस है काफ़ी ज़्यादा, डेट वाइज बहुत सिमेट्री फॉर्म में लिखी गई है। एंड इट वॉज सिग्निफिकेंटली इम्पेक्टेड बाई इट्स एक्सप्रेस्ड द अकम्पनिंग, यानी कि जो कल्हन ने यहाँ पर लिखी हैं चीज़ें, उसके साथ अपनी राय भी व्यक्त की है। ऐसा नहीं है कि बस लिख के चले गए, अपनी जो एक राइट ओपिनियन है उसको यहाँ पर लिखा। और कंटेम्प्रेरी जो भी रूलिंग टाइम पीरियड के किंग थे, क्वींस थे, उनके अपने राजकुमार थे, उनके बारे में भी यहाँ पर नॉलेज दी गई है। ये आप देख पा रहे होंगे संस्कृत भाषा में कल्हन के 2 पिक्चर्स जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये कल्हन की राज तरिंगिनी की जो किताब है उससे दोनों पिक्चर्स यहाँ से ली गई हैं। नाउ विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, चिल्का, ठीक है, पैंगोंग, तोस, वुलर लेक एंड उड़ई सागर। आपको बताना है विच वन इज द राइट ऑप्शन। ये जो आपको इमेज दिख रही है ये फ्रेश वाटर की लेक है हिंदुस्तान में, ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं। तो चिल्का का है, चिल्का लेक वैसे है कहाँ, कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। उड़ई सागर है, ठीक है, वुलर है, पेंगुआ त्सो है या फिर चिल्का लेक है, ठीक है। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कौन सी है, वुलर लेक है, ठीक है, जिसको हम वुलार के नाम से भी जानते हैं। और वुलर झील, इसमें वुलर भी कहा जाता है, एशिया की सबसे मीठे पानी की झील है, साफ सुथरी झील है। और कहाँ है, JNK में है। JNK की जगह है बांदीपोरा। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ ले बांदीपोरा में कौन सी झील है फ्रेश वाटर की, तो वुलर झील है। JNK से पूछता है वैसे हमेशा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका वुलर झील हो जाएगा। ओके, टाइम ऑफ आंसर। अच्छा, यहाँ पर 334 जो मैंने लियाकत अली वाला सवाल था वो रिपीट हुआ है, तो आप ध्यान में रखेंगे। 30 ये रिपीटेड है, यानी यहाँ पे एक ही कंसिडर में रखिएगा। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में हमने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एसोसिएटेड विद द वर्ड, कौन सा है, डायोपेट्रे। डायोपेट्रे क्या है, एसोसिएट करता है किस वर्ड से, ठीक है, यूरोलॉजी से, ठीक है, या आपका जो नेत्र विज्ञान होता है उससे, या एंक्रोलॉजी से, या न्यूरोलॉजी से। ओपैथमोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी और एंक्रोलॉजी। न्यूरोलॉजी के बारे में हमने अभी पढ़ा, हाउ द नर्वस सिस्टम हाउ प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल देयर, ठीक है। सो आप इसको देख पाएंगे। सवाल का जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। आई होप दिस सेशन इज़ कम्प्लीटली हेल्पफुल, जहाँ पर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा विद एक्सप्लेनेशन। मैंने यहाँ पर टाइम लेकर सवालों को समझाया है, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं एक सवाल को पढ़ूँ और आपको बस स्किप करके बता दूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें आपके दिमाग में रहें, ठीक है, वो ख़त्म ना हो। और कोई किताब आपको इतना एक्सप्लेनेटरी वे में चीज़ें नहीं बताएगी, ठीक है। तो बाकी प्लेलिस्ट को जब भी आप देखेंगे, और इसके बाद चैनल पे भी आप जा सकते हैं, लिंक्स यहाँ पर दिए भी हुए हैं, तो वहाँ से भी जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और यूट्यूब का लिंक पे जा कर के यूट्यूब को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। वी विल मीट शार्प इन द नेक्स्ट वीडियो। और बाकी प्लेलिस्ट को देखने के लिए, बाकी चीज़ों को पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन। और साथ में वेरी वार्म वेलकम फॉर योर ऑल द सजेशंस, ऑल द कमेंट्स जो भी आप देना चाहते हैं, वी ऑलवेज वेलकमिंग यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।